तो ये जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है मैं उसे डिस्कस कर रहा हूं। ये जी मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट इंफॉर्मेशन कुछ दूसरा होना चाहिए, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी तुम देखोगे कि हर जगह इसका सॉल्यूशन कर दिया गया है, जबकि इसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली में गलत है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन, बताता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है और फिर ये भी बताऊंगा कि करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए और उस बेसिस पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि सपोज अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू d में कंटेन है और उसकी डायरेक्शन जो है वो z एक्सिस के लॉन्ग है। तो अगर ये एक्स वाई एक्सिस है तो ऑब्वियसली z एक्सिस इस प्लेन के आउटवर्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है, तो दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का रीजन y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू d है। तो y इक्वल टू 0 वाली लाइन कैसी होनी चाहिए, तो y इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 वाली लाइन ये होगी। और y इक्वल टू d वाली लाइन क्या होनी चाहिए, तो सपोज ये वाली लेंथ d है तो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जो x एक्सिस से d डिस्टेंस पर ड्रॉ होगी वो y इक्वल टू d वाली लाइन होगी। तो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कंटेन है जिसकी डायरेक्शन जो है z एक्सिस के अलोंग है। तो इसका मतलब ये जो है मैं डॉट 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 यहां पे दिखा देता हूं, मतलब इस प्लेन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या है। अब इसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है जिसकी वेलोसिटी जो है वो x एक्सिस के लॉन्ग है। तो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर x एक्सिस के अलोंग है तो ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कैसे कर सकता है। क्या मतलब हुआ एंटर करने का, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे, क्योंकि वो तो जो बाउंड्री है मैग्नेटिक फील्ड के उसके पैरेलल ही मूव होता रहेगा। या तो वो पहले से मैग्नेटिक फील्ड में है या उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस नहीं होनी चाहिए, कुछ एंगल बनाते हुए होना चाहिए, तभी वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा। तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ी था और बहुत जगह पे तुम इसका सॉल्यूशन देखोगे कि इसी बेसिस पे कर दिया, बस तुक्का मार के सॉल्यूशन कर दिया है कि आंसर मैच करा दिया, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। उन्होंने क्या किया है, जो चार्ज पार्टिकल जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड के बाउंड्री के पैरेलल मूव कराया और फिर उसको एंटर करा दिया गया है। लेकिन ये विदाउट सेंस वाली चीज है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, क्योंकि एंटर करने का मीनिंग ही तभी होगा जब वो बाउंड्री से कुछ एंगल बनाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में आए। तो इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन था क्वेश्चन में वैलिड नहीं था। तो जो जी मेंस जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन में तो क्लियरिटी रखे ना, तब तो स्टूडेंट सॉल्व करेगा, क्योंकि सॉल्व तो बाद में करेगा, पहले क्वेश्चन तो क्लियर हो। तो देखो जो इसका जो है करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज कंटेन्ड इन द रीजन डिफाइंड बाय लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू d। तब ये जो इंफॉर्मेशन है वो वैलिड बनेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो x इक्वल टू 0 वाली कौन सी लाइन हुई, तो देखो ये y एक्सिस वाली लाइन हुई। x इक्वल टू d वाली कौन सी लाइन हुई, तो y एक्सिस से d डिस्टेंस पे y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट जो होगा d0 होगा। तो ये वाला जो लाइन है x इक्वल टू d है और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कंटेन्ड है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है क्योंकि उसकी डायरेक्शन z एक्सिस के लॉन्ग है और z एक्सिस को हमने बोर्ड की प्लेन के आउटवर्ड लिया है। अब एक चार्ज पार्टिकल जो कि x एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल
पार्टिकल इस तरह से मूव हो रहा है, अब देखो वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है बाउंड्री के परपेंडिकुलर, तो ये सेंस बनता है, इस केस में एंटर करने का सेंस बनता है। तो ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है और इस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए था, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो गलत है। अब इस बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो हमें पता है कि इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और जिसकी वजह से जो इसका मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। और उसके सर्कुलर मोशन का जो सर्कल बनेगा उसका जो रेडियस है उसका फॉर्मूला होता है mv/qb। और हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है, जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन की जो विड्थ है d = mv/2qb है। तो एक तरह से d की वैल्यू r के टर्म्स में दे रखी है, तो d को मैं लिख सकता हूं r/2। तो इस तरह से जो विड्थ है वो रेडियस का हाफ है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, सारी चीजें क्लियरिफाई करते हैं, ताकि उस इंफॉर्मेशन, उस क्लेरिफिकेशन का दूसरे क्वेश्चन में भी यूज आ जाएगा, तो वहां पे हम कर सकें। तो सबसे पहले इसके मोशन का पाथ, इसके सर्कुलर मोशन का पाथ देखते हैं कि वो कैसा होगा। तो वो निकालने के लिए हम देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन होता है QV×B। तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो V वेक्टर की डायरेक्शन है पॉजिटिव x मतलब I कैप, क्रॉस B वेक्टर का डायरेक्शन है पॉजिटिव z मतलब K कैप, और जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हमें मिलेगा -J कैप। इसका मतलब हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन -J कैप मतलब निगेटिव y की तरफ है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो इसका जो सर्कुलर मोशन है उसका सेंटर यहां से निगेटिव y की तरफ होगा, मतलब यहां पे कहीं पर होगा सेंटर। आर्बिट्रेली मैं यहां पे डाल देता हूं, अगर वैल्यू निकालनी होगी तो वो तो फॉर्मूला से निकल जाएगा। और यहां से सर्कल बनना स्टार्ट होगा। सर्कल किधर बनेगा? ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि सेंटर नीचे है तो सर्कल कैसा बनेगा? सर्कल भी ऐसा बनेगा, तब ना सेंटर यहां से नीचे की तरफ हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्कुलर मोशन जो है इस तरह से बन रहा होगा। अब हम देखते हैं कि क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अगर मान लो वो सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा तो इसका मतलब हुआ वो ऐसे करके एटलीस्ट उसको ऐसे टर्न होना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड की जो विड्थ है उसको कम से कम रेडियस के इक्वल होना चाहिए, बट वो तो रेडियस बाय 2 है। तो इसका मतलब वो ऐसे सर्कुलर पाथ नहीं बना सकता, वो सर्कल बनाते हुए वापस नहीं लौटेगा, बल्कि कैसा होगा, क्योंकि ये रेडियस से छोटा है तो वो सर्कुलर मोशन इस तरह से करेगा, टर्न होते हुए वो यहां से बाहर निकल जाएगा और फिर स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब तुमसे पूछा जब ये चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर रीजन से बाहर निकला तो उसका एक्सीलरेशन कितना था। तो क्योंकि हमें पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, इसका मतलब उसके एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जो कि होगा v²/r, r जहां पे इस सर्कुलर मोशन का रेडियस होगा। तो जो ऑप्शन दे रखा है उसमें मैग्नीट्यूड का तो दे ही रखा है, तो ये आ जाएगा, इसको जस्ट मैनिपुलेट करना होगा, लेकिन साथ ही डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछा है, तो हमें उसकी डायरेक्शन को भी आइडेंटिफाई करना होगा। तो जब वो बाहर निकला तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकला है, तो यहां पे देखते हैं बाहर निकलते समय पूछा एक्सीलरेशन, तो यहां पे देखते हैं एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये पॉइंट जो है बाहर निकलने का पॉइंट है, ये सेंटर है, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट से टुवर्ड्स द सेंटर ही होता है, तो क्योंकि ये तो उसके सर्कुलर पाथ का ही पॉइंट है, तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल के एक्सीलरेशन की डायरेक्शन यहां पे टुवर्ड्स द सेंटर होगा, इस तरफ होगा। अब इसके डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा, तो इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लेनी होगी, मतलब उसे जो है उसके एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसके बेसिस पे निकाल लेना
देना होगा, मतलब आई जे के फॉर्म में इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए फिर हमें एंगल भी चाहिए होगा कि किसी पर्टिकुलर एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तभी हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले वो देखते हैं। मैं बी से क्या करता हूं, एसी डायामीटर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। अब बी से जो मैंने परपेंडिकुलर बीपी ड्रॉ किया, बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन का विड्थ ही है, मतलब वो डी है। और सी बी जो है, तो क्योंकि सी सेंटर है, बी सर्कुलर पाथ पे पॉइंट है, तो ये सर्कल के रेडियस के इक्वल है। तो सी पी बी एक राइट ट्राइंगल हो गया। और क्योंकि डी का रिलेशन आर के टर्म्स में हमें पता है, तो यहां पे हम एंगल इजीली निकाल सकते हैं। तो क्योंकि यहां ट्राइंगल छोटा सा बन रहा है, तो उस ट्राइंगल को मैं यहां पे थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं। ये वाला एंगल सपोज थीटा है, तो यहां पे मैं उसे दिखाता हूं, ये थीटा है। तो मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं यहां से। तो क्योंकि डी का रिलेशन आर के टर्म्स में है, तो हम थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होगा डी बाई आर। डी की वैल्यू आर बाई टू है, तो वो मैंने पुट कर दिया, तो कॉस थीटा हो गया 1/2। तो इसका मतलब थीटा आ गया तुम्हारा 60 डिग्री। तो इस तरह से जो थीटा तुम्हारा 60 डिग्री आ गया। अब देखो, इस बी पॉइंट को मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया है, ये एक्सलेशन की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है। और इस बी पॉइंट पे मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ही है। तो इसलिए जब हम ए यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट निकालेंगे, तो वो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है। अब बीपी क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्सलेशन क्योंकि बीसी के अलोंग है, तो जो बीसी और बीपी के बीच एंगल है, वो एक्सलेशन और एक्स एक्सिस के बीच भी एंगल होगा। तो बेसिकली ये वाला जो एंगल है हमारा थीटा है, जो कि यहां से निकला था 60 डिग्री। तो ये क्लियरली समझ आ गया। अब हम एक्सलेशन के यूनिट वेक्टर को कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट की डायरेक्शन में देख सकते हैं। तो इस यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग निकालो, तो देखो वो क्लियरली निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ निकलेगा। और इसी तरह से इसका कंपोनेंट अगर मैं वाई एक्सिस पे लूं, तो क्लियरली वो निगेटिव वाई की तरफ निकलेगा। तो इसके दोनों कंपोनेंट जो है एक्स और वाई, वो निगेटिव एक्स और निगेटिव वाई की तरफ है। तो इस यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो एक्सलेशन का यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका एक्स कंपोनेंट होगा कॉस थीटा। क्योंकि उसकी डायरेक्शन निगेटिव एक्स की तरफ है, तो उसे हम माइनस आई कैप लिखेंगे। प्लस यूनिट वेक्टर का वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, वो होगा साइन थीटा, और उसकी जो डायरेक्शन है निगेटिव वाई की तरफ है, तो उसे माइनस जे कैप लिखेंगे। और क्योंकि थीटा हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो कॉस 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 आई कैप। और साइन 60 होता है तुम्हारा √3, तो ये हो जाएगा -√3/2 जे कैप। तो ये जो है एक्सलेशन का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड पता है और एक्सलेशन का यूनिट वेक्टर भी आ गया है, तो हम एक्सलेशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। कैसे? किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड है v²/r, और यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू है वो है -1/2 आई कैप -√3/2 जे कैप। तो ये जो है इसका आंसर हो गया। अब ऑप्शन के बेसिस पे हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होगा। तो जो आंसर है उसमें r नहीं है, r की जगह हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। हमें पता है r सर्कुलर पाथ का रेडियस है, और सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है, और सर्कुलर पाथ के रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। तो वो मैं यहां पे पुट कर देता हूं। तो जो एक्सलेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो r की जगह मैंने यहां पे mv/qb लिख दिया है, और बाकी चीजें वैसे ही लिखी हैं। तो ये जो qb है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और एक v और एक v कट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा qbv डिवाइडेड बाय m इंटू -1/2 आई कैप -√3/2 जे कैप।
तो ये इसका फाइनल आंसर दे रखा था और इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन था उसमें भी करेक्ट आंसर नहीं था। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। ना तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन करेक्ट था और ना ही ऑप्शन भी करेक्ट था, और इसलिए ये क्वेश्चन जो है शायद उस समय जो है इसके मार्क्स दे दिए होंगे। तो ये उसका करेक्ट सॉल्यूशन है। तो ठीक से देख लो, होपफुली तुम्हें समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो वीडियो के मैसेज सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं इसको फिर से प्रॉपरली किसी दूसरे वीडियो में समझा दूंगा।